नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम पुनः आपके बीच आए हैं मध्यकालीन इतिहास को लेकर के। और सल्तनत काल में हम लोग प्रश्नों को कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे नए प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका 1210, 1398, 1492, 1526। तो सही उत्तर होगा आपका 1398 ईस्वी में। ठीक है ना। अगर पूछेगा किसके काल में हुआ, तो नसरुद्दीन महमूद के काल में क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। ठीक, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा आपका सैयद वंश। ठीक है ना। निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो चलिए लगाते हैं। इनका जो टाइम था रुकनुद्दीन का 1236 के आसपास का समय था। मुबारक खान का जो समय था वो था 1316 से लेकर के 1320 के आसपास का समय। फिरोज शाह का जो था 1351 से लेकर के 1388। और आलम शाह का जो था वो 1445 से लेकर के 1451 इक्यावन। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए आपको कभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं याद करना चाहिए। बस आप उन शासकों के क्रम याद कर लीजिए। आप वहाँ मूल्यांकन कर लेंगे कि यहाँ 1300 के आसपास का समय ये है, 1200 के आसपास का ये समय है। और वहाँ से आपके प्रश्नों का उत्तर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके अनुसार आपका सी विकल्प क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो जल्दी से, आपके पास 1 सेकंड का मौका है, जल्दी से बताइए कौन थे। तो वो थे आपके लोदी। ठीक है ना। ये मूल रूप से क्या थे, अफगान थे। और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, आपको पता ही होगा, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, 1451। ठीक है ना, 1451। अब देखिए, ये है दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा सही एक क्रम है। तो चलिए क्रम लगाते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ाई था कि बहलोल लोदी फर्स्ट है, तो ये तो मान के चलिए कि यह दो विकल्प तो कट ही गए। अब आगे इन दोनों में से देखते हैं कौन सा सही होगा। तो बहलोल लोदी, ठीक है, ये फर्स्ट होगा, ये दोनों में है तो ये एकदम सही होगा। तो इनका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर के 1489 तक। ठीक है। फिर आए थे आपके सिकंदर शाह। सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी भी आप कह सकते हैं। सिकंदर लोदी जो थे, ये था 1489 से लेकर के 1517 के आसपास का समय था ये। और इब्राहिम लोदी का जो समय था वो था 1517 से लेकर के 1526। ठीक है ना। तो 1517 से 1526। तो सी क्या होगा आपका, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। ठीक है। तो बहलोल लोधी आए, फिर सिकंदर शाह आए, फिर इब्राहिम लोधी आए। मान लेते हैं आपको डेट नहीं याद है, लेकिन अगर आपको शासकों का क्रम भी याद है तो इस प्रश्न को आप कर ले जाएंगे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध। ठीक है। तो वह है आपका खातौली का युद्ध। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया है जहां अब आगरा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका सिकंदर लोदी। ठीक है। तो कहा जाता है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे क्या किया था, एक नया नगर बसाया था, और उस नगर का नाम क्या था, आगरा। ठीक है ना। और इसे ही इसने क्या किया था, अपनी राजधानी भी क्या किया था, बनाया था। ठीक है। और कृषि और व्यापार की उन्नत के लिए इसने बहुत ढेर सारे प्रयास किए थे।
और इसने एक नाप का पैमाना बनाया था, नाप का पैमाना। आगे आने वाले क्वेश्चंस में शायद आपको मिले भी। तो एक पैमाना बनाया था, उस पैमाने का नाम था गज ए सिकंदरी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि नाप का एक पैमाना बनाया था और उसका नाम था गज ए सिकंदरी। और एक और बहुत अच्छे पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि सिकंदर लोदी जो था बहुत अच्छा कविता लिखता था, और वो कविता नाम लिखता था गुलरुखी नाम से। ठीक ना, गुलरुखी उपनाम था उसका, उस नाम से क्या करता था, कविताएं लिखता था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगरा शहर किसने बसाया, गज़े सिकंदरी किसने दिया, गुलरुखी नाम से कौन कविता करता था। देखिए एक ही प्रश्न में आपके कई प्रश्न छिपे हुए। मुझे एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा है कि वनडे एग्जाम होता तो मैं वनडे वाले क्वेश्चन जब आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था तो वहाँ पे आप केवल ऑप्शन जान जाइए, बात खत्म हो जाए। लेकिन जब आप थोड़े से एडवांस लेवल के प्रश्न पढ़ते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी होगा। ठीक है, वीडियोस जरूर लंबे हो रहे हैं, सीरीज़ थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बार आप इस सीरीज़ को कर लेंगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लगभग आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, राजस्थान सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ना रहेगा और 90% क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। 10% की तो भगवान भी गारंटी नहीं लेता है कि कौन सा पूछ लेगा कोई, लेकिन हमें 10% पे नहीं जाना है। अगर हम 90% चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आपका, मान लेते हैं कि इतिहास से आपका 20 से 25 क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर आपका 20 भी क्वेश्चन सही हो जाता है तो ये मान के चलिए कि आप बहुत टॉप लेवल पे हैं। ठीक है, 2-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके उत्तर किसी को नहीं आते हैं, तो आपको, हम कोई भी एग्जाम देने जाइए उस पर 100% पे कमांड करने की कोशिश मत करिए। उसका 80%, 85%, 90% टारगेट रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी छोड़ने के लिए ही प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है ना, प्रश्न का निर्माण ही एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसका ब्लूप्रिंट पहले से बनाया जाता है। मनोविज्ञान में इस चीज़ को पढ़ाया जाता है कि प्रश्नों का निर्माण कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो चलिए हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ के आ रहे हैं। तो वो है आपके सिकंदर लोदी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की, ये भी हम लोग अभी एक्सप्लेन कर लिए थे। तो हैं आपके सिकंदर लोदी। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो विकल्प हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। तो यह आपका विकल्प होगा सही, सिकंदर लोदी। ठीक है ना, इसने, आप पता ही था कि एक पैमाना भूमि को नापने के लिए बनाया था, गजे सिकंदरी। और बाद में इसी पैमाने का प्रयोग शेरशाह, अकबर तक क्या होता है, शासनकाल में किया जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए, खिलजी, लोदी, सैयद, गुलाम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा आपका, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आया था आपका गुलाम वंश। ठीक है, इसके बाद आपका आया था खिलजी वंश, इसके बाद आप आया था सैयद वंश, और फिर आया था आपका लोदी वंश। तो उस अनुसार आपका डी विकल्प क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। निम्न कौन गुलाम वंश का नहीं था। तो चलिए देखते हैं। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है ना। अगला है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मैं उनको काट नहीं पाया, लेकिन आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, मैं तेजी से उनको आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो देखते हैं इतना बृहद स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया है।
तो यह बोला गया है आपका, विकल्प देखते हैं, अमोघ वर्ष, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, प्रताप रुद्र द्वितीय। तो ये बोला गया है आपका हरिहर प्रथम के लिए, ठीक है ना। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर क्या था, एक नए नगर विजयनगर की क्या किया था, स्थापना की थी, और देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में इस नए राज्य पर शासन करने का क्या कर लिया था, दायित्व लिया था। और इसके बारे में यह माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की जितनी समस्त भूमि वो क्या है, उस देवता की है। और वो कौन सा देवता थे, भगवान विरूपाक्ष, ठीक है ना, उन्हीं की भूमि मान के। अपनी मुद्रा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी भारती, गंगा देवी, वरदंबिका, विजयिका। तो देखते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका गंगा देवी, ठीक है ना। ये इन्होंने क्या किया था, उसका वर्णन किया है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय सेकंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका हरिहर सेकंड। इसी ने क्या किया था, छीना था बहमनियों से। अब ये कथन वाले प्रश्न हैं और देखते हैं इसमें कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। नरसिंह शालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। हाँ, ये बात एकदम सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम शालू राजा को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीला। हाँ, ये भी सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब डी विकल्प जो होगा आपका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो दोस्तों देखते हैं, कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान और गजपति। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो आना ही नहीं है, तो ये विकल्प तो अपने आप कट गया। तो सही विकल्प होगा कुली कुतुब शाह। जानते हैं इसके नाम के मिलता जुलता था, इसीलिए इस विकल्प को दिया गया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। अष्ट दिग्गज, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्श दाता। तो वह थे 8 तेलुगु कवियों का क्या था, एक समूह था। और कहा जाता है कि कृष्णदेव राय का जो शासन था विजयनगर के जो साहित्य के इतिहास में बहुत ही क्लासिकल युग माना जाता है। और इनके यहाँ दरबार में 8 एक तरह से विद्वान कवियों का एक ग्रुप था जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है ना। और कृष्णदेव राय के बारे में भी हम लोग ने एक प्रश्न पढ़ा था वनडे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कि इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है, ठीक है। आंध्र भोज इन्होंने क्या की थी, उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब कभी यह पूछ सकता है कि 8 दिग्गज कवियों के नाम, तो उसमें यह पूछ सकता है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो इसको एक बार आप लोग अपना देख लेंगे एनसीईआरटी से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 8 कवियों के नाम एक बार पढ़ के जाइएगा। अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे, ठीक है। अब आपको पता ही चल गया है कि वो किससे संबंधित थे, वो आपके कृष्णदेव राय से संबंधित थे। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। तो वह था आपका, अभी मैंने बताया कि जब 8 कवि थे किसके, तेलुगु के, तो किसका होगा, तेलुगु साहित्य का ही युग होगा। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की, ठीक। तो कृष्णदेव राय ने वारंगल, नांगलपुर, उदयगिरी, चंद्रगिरी। तो उन्होंने स्थापना की थी, नांगलपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। अगला देखते हैं, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, ठीक है। तो देखते हैं, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, हरिहर प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णदेव राय के समय में डेवलप हुआ। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, ठीक। तो किसके ये था, एक फारसी राजदूत था और ये आया था आपका देवराय
सेकंड के राज्यकाल में क्या हुआ था, विजयनगर आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये एक फारसी क्या था, यात्री था। अगला है निकोलो कॉन्टी, कौन था? ठीक है, यह भी एक तरह से क्या था, यात्री था। चलिए देखते हैं क्या विकल्प है। एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री, एक ईरानी यात्री। तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा कि यह एक इटली का यात्री था। ठीक है, और इसने, अब पूछ सकता है किसके समय में, तो देव राय फर्स्ट के शासनकाल में इसने क्या की थी, विजयनगर की यात्रा की थी। और इसने मतलब बताया था कि जो नगरों में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, दीपावली, नवरात्र आदि सभी चीज़ों का क्या किया था, वर्णन किया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है कि इसने दास प्रथा का भी बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? तो चलिए देखते हैं। कंबन, कुट्टन, नैनन और टिक्कन। तो ये प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, नैन नयन और टिक्कन। ठीक है, ये क्या था कि महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में क्या किया था, नयन ने प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी जब आई थी तो वहाँ पर टिक्कन ने क्या किया था, इसके द्वारा पूरा किया गया था 13 और 14वीं शताब्दी के आसपास। बाकी जो हैं कवि, वो तेलुगु साहित्य में कवित्र नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट्स बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप लोग घबराइएगा, बस सुन लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपके विकल्प अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो देखते हैं, परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका विजयनगर राजाओं का प्राप्त था। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार निम्नलिखित किस में से किस एक काल में सक्रिय थे? ठीक है, वही क्वेश्चन था लेकिन इसको घुमा के पूछा गया है। तो उत्तर होगा आपका विजयनगर राज्यकाल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न जब पूछा गया था तो उसके, ये पूछा गया था लगभग 2008 में पूछा गया था। ठीक है ना, तो उस हिसाब से वो पूछा गया था। तो सही उत्तर होगा आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो चलिए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा या खानवा, ठीक है ना, खनुआ या खानवा दोनों एक ही वर्ड है। पानीपत का द्वितीय युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, तालीकोटा का युद्ध। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना, हम लोग पढ़े थे ना उधर, संयुक्त सेना ने विजयनगर को क्या किया था, पराजित कर दिया था। फिर यहीं से फिर क्या हो जाता है, विजयनगर का पतन हो जाता है। ठीक, अगला है तालीकोटे का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए यही अगला है कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज के बीच, विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, यह लड़ा गया था विजयनगर और वो जो तीन सेनाएं थी उनके बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपने अभी पढ़ ही के आ रहे हैं, 1565 में। अगला है जब राजा वोंडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय सदाशिव तिरुमल, रंगा सेकंड, वेंकट सेकंड। तो उस समय जब इन्होंने स्थापना की थी तो उस समय थे वेंकट सेकंड। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी।
अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो सही उत्तर होगा आपका भू राजस्व। विजयनगर शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। दो स्टेटमेंट हैं और दोनों स्टेटमेंट इनके क्या हैं, सही है। ठीक है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर क्या की जाती थी, नियत की जाती थी। लगभग 1/3 और 1/6 के बीच में ही क्या होता, निर्धारित होते थे। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ठीक है ना, तो ये भी उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका हम्पी। ठीक है, हम्पी तो पता ही होगा आपको कहाँ पे है, कर्नाटक में, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में इसकी चर्चा किए हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय, सालू नरसिंह। तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा आपका बुक्का प्रथम ने जो था कि चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ठीक है, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय और कृष्ण देव द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह देवराय के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, और इनकी एक कृति थी श्रीनाथ की, वो भी पूछी गई है प्रश्न में। वो था श्रृंगार नैषधम, याद रखिएगा। ठीक है ना, श्रृंगार नैषधम उनकी एक प्रमुख कृति थी। किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ठीक, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका विजयनगर। ठीक है ना, कहा जाता है कि मंदिर निर्माण शैली में विजय साम्राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है कल्याण मंडप के निर्माण में। ठीक है ना, इसमें धार्मिक उत्सवों पर देवी देवताओं की प्रतिमा जो रहती थी कल्याण मंडप में ही एक बनाया जाता था, उसी में क्या कर दिया थी, स्थापित कर दी जाती थी। और इसी में जो दैवी विवाह होते थे इसी में उनका क्या किया जाता था, आयोजन कराया जाता था। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, आप देखे होंगे टीवी पे भी कई बार दिखाया, नेशनल जियोग्राफिक में भी। तो देखते हैं कहाँ पे है वो। बेलूर, भद्रांचलम, हम्पी, श्रीरंगम। तो दोस्तों उसका सही उत्तर होगा आपका हम्पी। कभी आपको टाइम मिले तो जरूर एक बार जाइएगा। ठीक है ना, हाँ। अब पूछ दे कि भैया ये मंदिर कहाँ निर्माण हुआ, किसने कराया? तो ये यहाँ पर एक मंदिर है, उसका है विट्ठल मंदिर। ठीक है ना, विट्ठल मंदिर। और इसी इसका निर्माण जो था विजयनगर साम्राज्य के एक महाप्रतापी राजा थे और उनका नाम था कृष्णदेव राय। उन्होंने ही इस विट्ठल मंदिर का क्या किया था, निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, कल को पूछ सकता है कि भैया विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो दिल्ली सल्तनत में किस तरह के प्रशासन रहा, उनका साहित्य क्या था, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चलिए हम उनको देखते हैं। कहते हैं कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि, चलिए देखते हैं क्योंकि क्या। क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, विकल्प तो यही सही लग रहा है, लेकिन आगे नीचे भी देख लेते हैं। मुस्लिम धर्म तत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। ठीक है ना, तो जब नहीं पूछा है तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपका क्या होगा, ए होगा। ये एक इतिहासकार थे बर्नी, उन्होंने कहा कि दिल्ली के सुल्तान के के अधीन
भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना उन्होंने, क्योंकि सल्तनत काल में जो था अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती है। ठीक है ना, तो ये विकल्प सबसे बेहतर विकल्प है। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग थे? तुर्क थे, मंगोल थे, तार थे या अरब थे? तो दोस्तों सही है कि वो क्या थे, अधिकतर तुर्क वर्ग से संबंधित थे। अगला है कथन, और उस पर विचार करना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। देख लीजिएगा दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे छिपा हुआ है। आमिल पूछ सकता है, किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत संबंधित है। क्या करते थे? राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के लिए क्या किए गए थे? एक तरह से प्रभावी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। ऐसा तो कहीं पे नहीं मिलता है, इसलिए यह विकल्प तो एकदम गलत हो जाएगा। मीर बख्शी पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। यह भी गलत विकल्प है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? ठीक है, तो देखिए एकता व्यवस्था संबंधित 2 प्रश्न आ चुके हैं, तो देख लेते हैं क्या है ये। तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। हाँ सर, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। और सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी सही है। एकता को एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में की जाती थी। अगला देख लेते हैं, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो ये भी सही है। सी जो विकल्प होगा आपका गलत विकल्प होगा, बाकी सारे विकल्प क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। कहा जाता है कि भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश जो था उसने क्या किया था? एकता प्रणाली का प्रचलन किया था। अभी पूछेगा कि एकता प्रणाली किससे संबंधित है, तो आपको पता रहना चाहिए इल्तुतमिश। और एकता व्यवस्था के तहत एकता के जो धारक होते थे, ठीक है ना, जिसको एकतादार या मुक्ति कहते हैं, को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्र करने की क्या की जाती थी? जिम्मेदारी दी जाती थी। और एकता से एकत्र राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, जबकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जाता था, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक जो खर्चे होते थे उसको पूरा करता था, तथा इस राजस्व को सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है ना, उसकी सेना में जो भी रखना पड़ता था उसे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता था। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके? सही है, केवल सी विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। अब है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? अब ये एक एक प्रश्न यहाँ पे एक एक नंबर के एकदम कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दीवाने बंदगान, ये हम लोग पढ़ के आए हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें कौन सा सम्मिलित है। चलिए, फिर है दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही और दीवाने अर्ज। चलिए देखते हैं। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक एकदम सही उत्तर है। और बाकी जो हम लोग का है, ये क्या था कि एक अलाउद्दीन खिलजी के समय में भ्रष्टाचार को लूट और को समाप्त करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी। तो अगर यहाँ पर अलाउद्दीन होता तो विकल्प सही हो जाता, लेकिन बलबन दिया इसीलिए विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये पूछ सकता है कि दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित है? तो ये भ्रष्टाचार और लूट का जो धन रहता था उसको रोकने के लिए क्या किया था? बनाया गया था। ठीक है ना। अब दीवाने को ही हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, तो तुगलक हो जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। और दीवाने अर्ज, ये क्या था? दीवाने अर्ज जो था बलबन से संबंधित है। ठीक है ना, ये एक तरह से सैन्य विभाग था, सैनिक विभाग। तो ये मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये सारे एक एक नंबर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले भविष्य में पूछे भी जाएंगे। ठीक है ना, तो दीवाने बंदगान
फिर फिरोज शाह सही है, इसका ए विकल्प ज़्यादा उपयुक्त विकल्प है, बाकी सब गलत हैं, लेकिन उनके आपको सही उत्तर पता होना चाहिए कि ठीक है, ये अलाउद्दीन हो गया, ये आपका तुगलक हो गया और ये आपका बलबन हो गया। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ठीक है, तो दीवाने अर्ज, तो बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन और फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर होगा आपका बलबन, क्योंकि अभी हम लोग मैच द फॉलोइंग में पढ़े कि ये क्या था, एक तरह से सैनिक व्यवस्था करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब इसमें फिर से आ गया ये और पूछ रहा है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, मुस्त खराज एकदम सही है, अमीर कोही तुगलक ये भी सही है, खैरात ये भी सही है, दीवाने रियासत, ठीक है, तो दीवाने रियासत जो था बलबन नहीं था दोस्तों, ये था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, तो आपका डी और विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें क्या है, सही है। ठीक है ना, दीवाने जो रियासत था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया था, ये बाजार नियंत्रण विभाग था एक तरह से, ठीक है, वहाँ की व्यवस्था को देखता था। और दीवाने खैरात जो था तुगलक ने बनाया था, ठीक। और दीवाने अमीर कोही आप अभी पढ़ के ही आए हैं, वो क्या था, तुगलक से संबंधित, कृषि से संबंधित था। ठीक है, तो बाकी विकल्प आपके सब सही हैं। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग, ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट चल सकते हैं, किससे संबंधित था, कृषि से। ठीक है, और किसने बनाया था, अगला प्रश्न तुगलक है। अब चलिए देखते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग वाला आ गया, दीवाने अर्ज। अब दीवाने जो अर्ज था वो था सेना विभाग से संबंधित, और दीवाने रिसालत, रिसालत, ठीक है। अब देखते हैं ये किससे संबंधित है, ये शायद धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंशा ये संबंधित था सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, और दीवाने विजारत ये था वित्तीय मामलों से संबंधित। देखिए दीवाने विजारत और दीवाने इंसा एक नंबर में पूछा जा चुका है, दीवाने अर्ज भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप कहीं भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दीवाने जो अर्ज है वो सेना विभाग से संबंधित है, और रिशालत जो है वो आपका धार्मिक मुद्दे से संबंधित है, और इंशा जो है वो सरकारी पत्र व्यवहार संबंधित है, और विजारत जो है वो वित्तीय मामले से संबंधित है। ठीक है, दीवाने अर्ज, ठीक है, अब हम पढ़ के ही आए हैं, तो किससे संबंधित है, ये रक्षा विभाग से संबंधित है। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो चलिए देखते हैं, इलबरी, खिलजी, तुगलक और लोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका तुगलक। ठीक है ना, कहा जाता है कि विजारक एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी, ठीक है ना, एक तरह से, और जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा क्या की थी, दी गई थी। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, आप एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी को पढ़ते समय। अगर मैं पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा तो लंबा टाइम पीरियड चला जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज, खुम्स, उश्र, मुक्तई। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, उत्पादन पर तो खराज तो लगता है, उश्र भी लगता है, खुम्स तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। खुम्स एक तरह से जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष कर था, ठीक है ना, तो आपका दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी पहला, तीसरा और चौथा विकल्प क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा, और उस आधार पर डी ऑप्शन क्या होगा, आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? ठीक है, अभी हम लोग पढ़े ही थे, तो किसने की थी, इल्तुतमिश ने। देखिए प्रश्न घुमा के रिपीट हो रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो वह था चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो सही उत्तर होगा आपका चौधरी। ठीक है ना,
और यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि सल्तनत काल के शासन में जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी ग्राम। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत काम करती थी। ग्राम स्तर पर जो थे वो चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है ना, ग्राम स्तर पर। सर्व कर लगाया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूछा गया है। अब देखते हैं क्या है ये। व्यापार कर है, सिंचाई कर है, गैर मुसलमानों पर है, उद्योगों पर है। तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा इसका सिंचाई पर, ठीक है ना। फिरोज शाह जो तुगलक था ने कुरान के नियमों को अपने मतलब दृष्टि में रख करके ये कहा कि 4 तरह के कर लगाने का क्या है, अनुमति कुरान में है। पहला है खराज, ध्यान रखिएगा, खराज। फिर दूसरा है जजिया, फिर है खुम्स, और एक है जक़ात। ये 4 जो है उसने कुरान में क्या किए थे, मान के चल रहा था, अनुमोदित कर किया था कि वो 4 तरह के कर क्या होते हैं। सभी विद्वानों को बैठा करके वहाँ पे परामर्श किया और कहा कि भैया ये सब कर ले जा करके लोगों के ऊपर क्या करो, लगाओ, ठीक है। जवाबित का संबंध किससे था, तो चलिए देखते हैं किससे संबंधित था। राज्य कानून से, मनसब प्रणालियों के नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि से संबंधित कानून। तो दोस्तों सही होगा कि राज्य कानून से वो क्या था, संबंधित था, ठीक है ना। हदीस क्या है, हदीस क्या है, इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, मनसबदार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सही होगा, हदीस क्या है, एक तरह से इस्लामिक कानून से संबंधित है, ठीक है ना। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं फवाजिल का अर्थ क्या है। अभिजात वर्ग को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ये तो एकदम गलत है। वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, ये भी गलत है। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। चलिए, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली, ये तो भी गलत है। मतलब सी विकल्प इसका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से इसका क्या है, संबंध है। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूटों से करें। पहला है दाम, जीतर, रुपया, टंका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे क्या संबंध है। तो सल्तनत काल में 2 प्रकार की मुद्राएं चलती थी। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, जीतल चलती थी और एक चलती थी टंका, ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प होगा आपका डी, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। आप पूछ लेगा कि बताइए कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने पहले चलाए, तो आपको विकल्प में उत्तर माना रहेगा इल्तुतमिश, ठीक है। और टंका और जीतल का कहीं कहीं अनुपात भी पूछ देता है, तो वह अनुपात था 1:48 का, ठीक है। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था, चलिए आ गया फिर से, तो किससे होगा, इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी, जीतल किन धातुओं के थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं कौन कौन से धातुओं के मिश्रण से इनका निर्माण होता था। तो वो होता था चांदी और तांबा के मिश्रण से क्या होता था, इनका निर्माण होता था। विकल्प में सोना, जस्ता कुछ भी दे दे, सब गलत है। केवल चांदी और तांबा के मिश्रण से ही क्या होते थे, इन चीज़ों का निर्माण किया जाता था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया था, सर्वप्रथम अपने सिक्के पर अंतिम खलीफा का नाम क्या किया था, गुदवाया था। और वो खलीफा थे आपके मुस्तसिम, मुस्तसिम,
ठीक है ना, ये अंतिम खलीफा थे और इन्हीं का नाम क्या था उस पर उल्लेखित कराया गया था। चलिए अब देखते हैं कुछ स्थापत्य कला से कुछ प्रश्न जो थे छूटे थे उनको देख लेते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजे में, कुवत उल इस्लाम मस्जिद में। तो दोस्तों ये लाई गई थी अलाई दरवाजे में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन तो उसने किया ही था, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? उसकी मंजिलें टूट गई थी, उसको किया था। तो दोस्तों एक ही विकल्प बचा अलाउद्दीन खिलजी, उसका यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ? हुमायूं का, बलबन का, ऐबक का, अलाउद्दीन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये सही उत्तर होगा आपका बलबन का मकबरा। ठीक है ना, यह एक तरह से विशुद्ध इस्लामी शैली से क्या था? निर्मित मकबरा था, और वो मकबरा किसका था? बलबन का। और दिल्ली में एक किला है राय पिथौरा के समीप ही इसको क्या किया गया है? बनवाया गया है। ठीक है ना, प्रथम वास्तविक मेहराब की सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत होता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं किसमें होता है। इल्तुतमिश बलबन के मकबरे में, अलाई दरवाजे में, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद में। तो दोस्तों आपको पता ही है किसमें होगा? बलबन के मकबरे में। सेम प्रश्न था लेकिन उसकी भाषा अलग थी। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। और चलिए देखते हैं इनका निर्माण कब कब हुआ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो था वो था आपका कुतुब मीनार। ठीक है, तो आपका विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा तुगलकाबाद का किला, इसके बाद हो जाएगा लोधी गार्डन, और इसके बाद आ जाएगा फिरोज फतेहपुर सीकरी। मतलब उस आधार पर आपका हो जाएगा विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमदेव, जैता, नाथा, अत्रि कवि। तो चलिए देखते हैं कौन थे। वो थे अत्रि कवि। ठीक है ना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के एक राजा थे, उनका नाम था राणा कुंभा, ने क्या किया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला देखते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासन काल में? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। तो ये होगा सही उत्तर राणा कुंभा के काल में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? अजमेर का कुवत उल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें नहीं है। तो दिल्ली जौनपुर अटाला मस्जिद ये तो 100% सही है, क्योंकि हम लोग ये पहले पढ़ भी चुके हैं। मालवा का जहाज महल यह भी एकदम सही है। फिर गुलबर्गा का जामा मस्जिद यह भी दोस्तों एकदम 100% सही है। कुवत अल इस्लाम जो मस्जिद है वो आपका ये है दिल्ली में। ठीक है ना, ये दिल्ली में है। अजमेर ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ए विकल्प ही क्या होगा? यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है वास्तुशैली और उनसे संबंधित राजवंश। तो चलिए देखते हैं मिलान करके कि कौन सा है। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये किससे संबंधित है? ये शायद दोस्तों खिलजी वंश से संबंधित है। चलिए अभी कंफर्म हो जाएगा। अष्टभुजी मकबरों का उदय, ये तो कंफर्म है, ये था तुगलक।
स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, ये था विजयनगर। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये था सरकी। ठीक है, तो आपका इसमें विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत ही टफ क्वेश्चन था, मैं खुद इसको कहता हूँ। आप लोग इसको जरूर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले समय में क्वेश्चन तो बनना ही है इन मैच द फॉलोइंग से, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अगला है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था। तो हसन निज़ामी, मेहनाज उस सिराज, अल बरूनी, शम्स ए सिराज, आसिफ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अल बरूनी। ठीक है ना, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी। अरब से आने वाले यात्रियों में ये क्या था? अल बरूनी एक था, जबकि इसका वास्तविक जो नाम था अल बरूनी का वो था अबू रेहान। ध्यान रखिएगा, अल बरूनी का वास्तविक नाम था। और इसकी अन्य भी कृतियां थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इनके बारे में। एक कृति थी इसकी तहकीके हिंद, इम्पॉर्टेंट। और किताबुल हिंद तो हो ही गया, ठीक है ना। और इसने तत्कालीन भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का क्या किया था? वर्णन किया था। अब पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसने तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का विशेष विवरण किया? तो वो था अल बरूनी। ठीक है ना। और यह भी पूछ सकता है कि अल बरूनी कहाँ से आया था? तो ये कब कहाँ से आया था? अरब देश से आया था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे भी बहुत फेवरेट हैं ये। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। ठीक है ना। इनका जो वास्तविक जिनका पूरा नाम था वो था अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, ये इनका पूरा नाम था। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, इनका क्या था? नाम था। और उत्तर प्रदेश का जो आप देखेंगे काशगंज का जो एरिया है वहाँ पर एक गांव था, जिला कह सकते हैं, पटियाली स्थान, वहीं के क्या थे? अमीर खुसरो थे। इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है, तूतिए हिंद, तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है ना। और आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि इन्होंने संग सितार का आविष्कार किया, तबले का आविष्कार किया, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, ये सब जितनी भी है काबिलियत सब इनके अंदर थी। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो कुतुबुन, उस्मान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। तो आपको पता ही है दोस्तों कि वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली। ठीक है ना। अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, ठीक है ना, बोलचाल की भाषा में। और खुसरो पहला ऐसा कह सकते हैं मुस्लिम कवि थे जिन्होंने अपने आप को भारतीय होना का बड़ा गर्व महसूस हुआ, और वो कहते थे कि मैं हिंद की तूती हूँ, अगर मुझसे बात करना है तो तुम हिंदी में बात करो। ठीक है। और इन्होंने खड़ी भाषा हिंदी की भूमिका में बहुत बड़ी भूमिका रोल प्ले किया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उपयोग। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों विकल्प सही हैं। अमीर खुसरो जो थे उन्होंने भी देखा और शेख निजामुद्दीन औलिया इन्होंने भी देखा, दोनों विकल्प सही हैं। निजामुद्दीन औलिया इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है। और जब ये मर जाते हैं तो ये अपने गुरु को इतना प्यार करते थे कि उनके कब्र पे जाके बोलते हैं, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केश, और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। और यही कह के उनके कब्र पर अपना प्राण को त्याग देते हैं। और यही दिखाता है इनकी और इनके गुरु की कब्र साथ साथ बनी हुई है और बहुत ही पवित्र दरगाह है। कभी आपको दिल्ली जाने का मौका मिले तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जरूर जाइएगा।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। नवाब आसिफुद्दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर अमीर खुसरो दरबार में रहे। ठीक है ना, तो सेम वही है। अब देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। भाई जब 7 सुल्तानों का शासन देखा है तो लंबा टाइम पीरियड तो होगा ही होगा। ठीक है। खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या तीनों? दोस्तों ये क्या थे? तीनों थे। ठीक है ना। मुखरी, पहेलियां, शकुने, ये जितना भी है सब निर्माण, ये सब किसका देन है? हमारे अमीर खुसरो का ही देन है। वो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे, तबले के आविष्कारक थे, सितार के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो चलिए देखते हैं, जियाउद्दीन बर्नी, आसिफ इशामी, अमीर खुसरो। तो सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता जो थे वो आपके अमीर खुसरो थे। ठीक है ना। नई फारसी जो, ये क्या था? एक तरह से एक नई फारसी काव्य शैली थी, सबक ए हिंद, जिसको कहा जाता है हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता, उसे खुसरो का। उनका कहना था कि न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। ठीक है ना। इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी। कभी हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। निम्न में से किसने ही हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसने? ठीक है ना, किसे हो सकता है? तो सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अकबर, तानसेन, अमीर खुसरो, बैरम खान। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब, कलीम और फैजी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही वो फारसी प्रसिद्ध कवि थे जो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और आपने देखा ही कि सबक हिंद, ये सब चीज़ें, तूतिए हिंद, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था? भारतीय पर्यावरण के को ध्यान में रखते हुए इसका क्या किया था? रचना किया था। अगला है कथन और कारण वाला। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। अगला भी पढ़ लेते हैं। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ठीक है। तो जनाब ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? आपके सही होंगे। कहा जाता है कि बीजापुर के एक सुल्तान थे, उनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की उन्होंने क्या किया था? रचना की थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इब्राहिम आदिल शाह थे उन्होंने इसकी क्या की थी? रचना की थी। उसने नौरसपुर नगर भी स्थापित किया था। ठीक है ना। तो कभी आपसे पूछ दे कि नौरसपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो आपके थे बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ठीक है। अगला स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत में कव्वाली नामक जो संगीत शैली थी और उसके प्रारंभिक जो आरंभ करता थे तो किससे थे? अमीर खुसरो से संबंधित थे। तबकात नासिरी के लेखक कौन थे? चलिए बहुत अच्छा है, देखते हैं कौन है भाई। शेख निजामुद्दीन अलवरूनी, मिनहाज उस सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इनके नाम भी बड़े कठिन होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा मिनहाज उस सिराज। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? तबकात ए नासिरी क्या थी? उसकी रचना की थी। जो वहाँ के उस समय सुल्तान थे नसरुद्दीन,
उन्हीं को ध्यान में रख करके क्या किया गया था, ये लिखा गया था और उन्हीं को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है ना। इस पुस्तक में कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय का जो है प्रत्यक्ष वर्णन आपको क्या होता है, मिलता है। और यह पहले ऐसे प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने ये कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्रा क्या की थी, प्रसारित की थी और खुतबा पढ़वाया था। ठीक है ना, इन्होंने इस चीज को वहां पर क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन एक ही बार तो पढ़ना है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। अभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सही विकल्प। राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों को त्याग को इंगित करने के लिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए, या संस्कृत इतर छंदों को इंगित। तो ये सही होगा, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला हमको मिलान करना है, तो चलिए फटाफट हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो थे तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, अब हो गया हसन निज़ामी। हसन निज़ामी थे ताजुल मासीर। मिनहाज उस सिराज, ये तो हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये होगा तबकात ए नशीरी। और याहिया बिन अहमद, ये थे आपके तारीखे मुबारक शाही। ठीक है, तो उस आधार पर जो विकल्प आपका बैठेगा, कौन सा विकल्प बैठेगा भाई इसमें? इसमें बैठेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सही विकल्प बैठेगा आपका। फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है, तो ये तो बहुत ही इजी है। तारीखे हिंद, तारीखे हिंद किसे है? अल बरूनी से संबंधित है। ठीक है, तारीखे दिल्ली खुसरो से संबंधित है। रहेला इब्न बतूता, और तबकाते नशीरी होगा मिनहास। ठीक है, तो इस आधार पर सही विकल्प आपका होगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर नोट डाउन करके देख लीजिएगा। हाइके हिंद, ठीक है, हाइके हिंद है अब्दुल वाजिद बिलग्रामी, ये सही होगा। तहजीबुल अखलाक, ठीक है, तो ये था इब्न मिसकाविया। ठीक, ये सही बैठेगा। कुजूल तिजार, ये बहुत ही कठिन है, ये तो ये इसका हो सकता है। चलिए आगे देख लें। जवामी उल हिकायत, ठीक है, तो ये होगा आपका सदाउद्दीन मोहम्मद औफी। और कुंजुल तिजार, ये होगा आपका बैलक अल कबायकी। ठीक है ना, तो ये दो बहुत ही टफ था, और ये झारखंड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों बहुत टफ थे। ये दो तो हमारे पढ़े हुए थे, लेकिन ये दो नीचे के टफ थे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा आपका सितार। ठीक है ना, सितार के बारे में कहा जाता है कि संगीत वाद्य यंत्र को हिंदी मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण क्या होता है, सितार को माना जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अगला देखते हैं प्रश्न को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन, तो आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बावरा ने। तो हम इसको पढ़ के आ रहे हैं, मैंने कई बार बताया भी है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, मान सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका राणा कुंभा। राणा कुंभा
कहा जाता है कि साहित्य के साथ कला का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था, विकास किया था। और राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। और जब विजय प्राप्त कर ली थी तो फिर उन्होंने विजय स्तंभ, जिसको आप कहते हैं कीर्ति स्तंभ, का क्या किया था, निर्माण कराया था। ठीक है ना। और संगीत शास्त्र पर, संगीत मीमांसा, संगीत राज, तमाम तरह के ग्रंथों की इन्होंने रचना भी की है। ठीक है। तो एक बार सुन लीजिएगा कि संगीत मीमांसा और संगीत राज ग्रंथों के रचनाकार भी हैं। चलिए अगला, नाम और उनके संगीत। तो चलिए मिलान करते हैं, और कह रहा है कि इसमें कौन सा सुम्मिलित है, तो इसमें सही खोजना है। तो पंडित भाव भट्ट, संगीत राज, उस्ताद चंद्र खान और पुंडरीक विट्ठल और कुंभा, इनका मिलान करना है। तो इसमें जो गलत होगा ये होगा पुंडरीक विट्ठल राम रागमाला। ठीक है ना। ये जो थी वो इन्होंने, पुंडरीक विट्ठल ने सही सम्मिलित किया है। सही है, ये एकदम सही विकल्प है। बाकी जितने भी विकल्प हैं वो सब क्या हैं, गलत विकल्प हो गए। जबकि संगीत राज का जो था वो किया था राणा कुंभा ने। ठीक। और रामचंद्रिका, राग चंद्रिका, ठीक है ना, रामचंद्रिका, राम को केशवदास की याद आ रही है। तो राग चंद्रिका जो थे वो थे द्वारका नाथ भट्ट। ठीक है ना, ये शायद थे। और राग कल्प द्रुम जो थे, उसकी रचना जो की थी कृष्णानंद व्यास। नहीं, बहुत ही एडवांस लेवल का प्रश्न है, आपके पीसीएस में ही आएगा, वनडे में आपको इसको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, लेकिन है इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। इसने अपना जो संस्मरण लिखा था उसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है ना। फुतुहात, ये डैश लगा हुआ है योजक चिन्ह, और ए फिरोज शाही, इनका ऐसे ही नाम लिखे रहते थे। ठीक है ना। तो इनका जो संस्मरण था, क्यों लिखा है संस्मरण, कि ये बताना चाहते थे कि भैया मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और एक आदर्श मुसलमान शासक अपने आप को सिद्ध करना था, लोगों को बताना था, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। ठीक है ना। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन, तो भैया पोलो से एक ही आदमी तो मरा था गिर करके, तो वो किसका था, यूनानियों, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, तो वो है तुर्कों ने। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो, जिसको चौगान कहते हैं, गिर करके क्या हो गया था, मर गया था। फिरोज शाह तुगलक, तो चलिए मिलान करते हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका फिरोज शाह तुगलक, नहरों का जाल बिछाया था, ये तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। बलबन, बलबन जो थे वो थे आपके नौरोज़ त्यौहार इन्होंने किया था। ठीक। इसके बाद आपका अलाउद्दीन, दीवाने रियासत और जहांगीर सर थॉमस रो। ठीक है ना। ये बी विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। ठीक है। अगला है, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है। चलिए हम लोग पढ़ के तो आए ही हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो पहले थे आपके अलबरूनी, फिर इब्न बतूता, फिर ट्रेवर नियर और मनुची। ठीक है ना। इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। मनुची के बारे में बता देता हूँ कि ये इतावली एक थे यात्री, और ट्रेवनियर जो थे वो फ्रांसीसी थे। इब्न बतूता जो थे वो आप पता ही था, मोरक्को अफ्रीका का एक है, वहाँ का यात्री था। ऑल बरूनी जो थे वो आपके अरब देश से आए हुए थे। कभी कभी ऑप्शन में आपका ख्वारिम की ख्वाजिम ऐसे नाम है, वहाँ का निवासी इनको बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है।
तो चलिए हम लोग अभी तो मिला के आ रहे हैं, तो चलिए इसको तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मार्को पोलो सही है, ये भी सही है, नुनीस ये भी सही है। सबसे बेस्ट गलत जो है वो क्या है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है वो गलत था, वह एक तुर्की नहीं था, ठीक है ना। ये जो था एक ईरानी था। और पूछ सकता है किसके दरबार में आया था, तो देवराज द्वितीय, ठीक है ना। अब इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और मार्को पोलो ये क्या था, इटली का एक व्यापारी था, जो एक शासक थे कुलशेखर, उनके दरबार में आया था। और नूनीस जो थे वो पुर्तगाली था, वो एक तरह से घोड़े का व्यापारी था, वो विजयनगर की उसने क्या की थी, यात्रा की थी। विजयनगर में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, या कोई ज़रूरत नहीं नोट डाउन करने की, आप 2 बार सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, दस्तार बंदान। तो चलिए देखते हैं, सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ये क्या कहलाते थे, उलेमा कहलाते थे, ठीक है ना। संतत काल में कहा जाता है कि ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति, जिनको कहते थे उलेमा, सामूहिक रूप से क्या कहते थे, दस्तार बंदान, मतलब पगड़ी पहनने, जो पगड़ी पहनने वाले थे उनको कहा जाता था, क्योंकि वे क्या करते थे, सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या करते थे, धारण करते थे, उसी से संबंधित है उलेमा से, ठीक है। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई। तो देखते हैं, मार्को पोलो, इब्न बतूता, सरुद्दीन मोहम्मद औफी या निकोलो कॉन्टी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, ठीक है ना। इसने क्या था, दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी थी, लगभग 1232-33 के आसपास का समय था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत अच्छी पुस्तक थी, उसका मैं नाम बता देता हूँ, लुबाब लुबाब उल अलबाब, ठीक है ना। और एक और थी जवामी उल हिकायत, ठीक, ये इसकी थी। तो ये इसकी प्रमुख पुस्तकों के नाम है, क्या कहते हैं, लुबाब उल अलबाब और जवामी उल हिकायल हिकायत, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम बोलने में प्रॉब्लम कहीं कहीं हो जाती है लगातार पढ़ाने में, तो आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए कूटों की सहायता से चयन कीजिए। शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया सुल्तान। तो ये तो बहुत ही सरल है, चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले आई थी आपकी रजिया सुल्ताना बेगम, तो ये आई थी 1236 से लेकर के 1240 के बीच में। इसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी, ये साहब आए थे 1296 से लेकर के 1316 के आसपास का समय था। इसके बाद आए हमारे शेर शाह जी, तो ये शेर शाह जी तो आए थे, वो आए थे 1540 से लेकर के 1545 में, ये मर जाते हैं। फिर आते हैं हमारे अकबर, शहंशाह अकबर, ये हैं 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी में, ठीक है। तो इस आधार पर आपका सी विकल्प जो होगा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। अब युद्धों का क्रम देखते हैं। चंदवाड़ या चंद का युद्ध भी कहा जाता है इसको, तो देखते हैं। ये हुआ था 1194 में, ठीक है ना। तैमूर का आक्रमण जो हुआ था ये हम लोग पढ़े हैं 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध भी हम लोग पढ़ के आए हैं 1565 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था मैच द फॉलोइंग वाला, ये आपका समीक्षा अधिकारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस आधार पर आपका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चलिए मिलान करते हैं भैया इसमें कौन सा नहीं है। तो बहादुर शाह गुजरात
ठीक है, चांद बीबी अवध, जबकि चांद बीबी तो अहमदनगर के जो शासक थे हुसैन निजाम शाह की क्या थी, उनकी पुत्री थी। तो बीजापुर और अहमदनगर के आसपास का इनका होना चाहिए। तो ये विकल्प ही क्या होगा आपका गलत होगा। अगर यहाँ पर अहमदनगर या बीजापुर दिया होता तो विकल्प क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन ये दिया नहीं है, इसलिए बी विकल्प ही क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। रजिया सुल्तान दिल्ली सही है। बाज बहादुर मालवा, यह भी विकल्प आपका क्या है, सही है। अगला है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासन, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो चलिए मीनार करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको और ये घटनाओं का सही कालक्रम मिलाना है। तो सही होगा आपका पहला कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर है पुर्तगालियों का आगमन और विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासन। तो इसके आधार पर आपका विकल्प ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली 1498 के आसपास आए थे और कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो तो बहुत पहले हो रहा था, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो थी वो 1380-88 के आसपास हुई थी। तो कुल मिला जुला करके ए विकल्प ही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। ठीक है ना। फैक्ट को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक दो 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 तीन तीन चार चार बार देखते रहेंगे तो आपका प्रश्न अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों को बार बार सॉल्व करते रहिए, आपका अपने आप क्या हो जाएगा, सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएगा। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहला है आपका मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों इसका पहला होगा, पहले तो तराइन का युद्ध हुआ था लगभग 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। अब देखते हैं दूसरा क्या हुई थी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। और इसके बाद आपका हुआ था अफगानपुर षड्यंत्र। ठीक है, और इसके बाद हुआ था मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण, जो उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद की थी। और अगर दौलताबाद ना हो तो देवगिरी विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ए विकल्प ज्यादा बेहतर होगा। 4 3 2 1। अब देखिए एक स्टेट पूरा दिया है पैसेज और देखते हैं किससे संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है। मेगास्थनीज, फाहियान, मार्को पोलो, इब्न बतूता। तो दोस्तों वो थे आपके इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही होगा। ठीक है ना, इब्न बतूता। अब यहाँ पर फिर से है, युग में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, क्योंकि इसका बाकी इसका मतलब एक ही सही है और बाकी सब गलत है। तो चलिए देखते हैं। विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा का किया था, तो उन्होंने तो एक आमुक माल्यद ऐसे एक किताब थी उसका किया था, तो ये तो एकदम गलत हो गया। ठीक है, फिर है मत विलास प्रहसन, ये जो थे आपकी महेंद्र वर्मन की रचना थी। ये विकल्प एकदम सही है। अगला देख लेते हैं भोजदेव। भोजदेव की जो थी उन्होंने लिखा था समरांगण सूत्रधार, ये विकल्प होना चाहिए।
और सोमेश्वर जो थे, ये तो पहले वाली की रचना बता रहा है, ये गलत है हो गया फिर तो। सोमेश्वर जो थे उन्होंने लिखा था मन तो लास, ठीक है ना। तो ये विकल्प ज़्यादा सही होंगे, तो आप ये सोमेश्वर को नोट डाउन कर लीजिएगा, भोजदेव को नोट डाउन कर लीजिएगा और सही उत्तर लिख लीजिएगा समरांगण सूत्रधार। और महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन, ये तो एकदम सही है। और कृष्ण देव राय का होगा आमुक्त माल्य, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो ये सारे ग्रंथ बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको कहीं भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, ठीक है, तो ये पढ़ा हुआ प्रश्न है, खिलजी वंश ने किया। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है ना। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों के यहाँ क्या की थी, अपनी सेवा दी थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन के एकदम तैयार है, कभी भी ये पूछ सकता है कि वो कौन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तीनों के यहाँ अपनी अधीन सेवा दी थी, तो वो था आइन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही है आपका जौहर प्रथा, ठीक है ना। राजपूतों द्वारा क्या होता था, मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए इस प्रथा का क्या किया गया, चलाया गया। इसमें क्या था कि जब राजपूत पुरुष युद्ध में मर जाते थे तो युद्ध में फिर उनकी स्त्रियों को ले जाते थे लोग पकड़ करके, तो उससे बचने के लिए क्या होता था कि सभी स्त्रियां क्या होती थी, सामूहिक रूप से क्या होती थी, एक अग्नि कुंड में जा करके क्या कर देती थी, अपनी जान दे देती थी। और राजपूतों के द्वारा और भी कई प्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब जो प्रथा का बहुत ज़्यादा बोलबाला या बढ़ा चढ़ा कर जो प्रस्तुत किया गया, और इनके समय में ये सब प्रथाएं क्या थी, बहुत ज़्यादा चलती थी, ठीक है। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में कौन जैन धर्म के अनुयायी था, तो चलिए देखते हैं। मालधर वसु, हेमचंद्र सूरी, पार्श सारथी या सायण। तो देखते हैं, ये थे हेमचंद्र सूरी, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला है आपका युद्ध से संबंधित, और चलिए मिलान करते हैं। प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटा का युद्ध और तराइन का युद्ध। तो चलिए मिलान करते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका, आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। कभी डेट भी पूछ ले तो याद रखिएगा, 23 जून, ठीक है ना, 23 जून 1757 में। इसमें क्या था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और नवाब की सेना के का जो नेतृत्व जो था मीर जाफर और यार लतीफ़ और राय दुर्लभ ने किया था। ये सब क्या थे, ये विश्वासघात कर दिए थे नवाब के साथ, और बाद में चलकर नवाब क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। विश्वासघातियों से तो धरती पटी पड़ी है। अगला देखते हैं, कलिंग युद्ध। कलिंग का युद्ध हुआ था जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कलिंग का युद्ध अशोक के समय में हुआ था। अब बहुत ढेर सारे लोग जब मारे गए तो अशोक को इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और उसने फिर क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में जो अशोक का 13वां शिलालेख है, उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा जाके वहाँ से। अब हल्दी घाटी आया, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, और इसका परिणाम यह हुआ था कि अकबर जीत गया था और महाराणा प्रताप क्या हो गए थे, हार गए थे, ठीक। आपका है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था आपका 1192 ईस्वी में, और यह युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें गोरी क्या हो गया था, जीत गया था। पहली बार तो हार गया था, लेकिन जब दूसरी बार आया तो वो क्या कर जाता है, जीत जाता है, ठीक है। तो
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको पता रहना चाहिए किसके किसके बीच लड़ा गया था। अगला है अकबर और उसकी सूचियाँ। तो चलिए मिलाते हैं, कुछ मुगल काल से हैं, कुछ वहाँ से हैं। तो दोस्तों अकबर जो है वो होंगे आईने दहशाला। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो आपके थे प्रतीक मुद्रा, हाँ इन्होंने चलाई थी। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं, और वो थे चहलगानी अमीर। और शहशाह जो थे शेर शाह, वो सड़क आजम ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी उन्होंने भाई। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था और आप लोग इसको देख लीजिएगा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, गेहूं की, जौ की, चने की, मक्के की। तो वो किसकी खेती नहीं करता था? मक्के की खेती नहीं करता। ठीक है। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है छोटे छोटे एग्जाम्स में। तो विकल्प के अनुसार तो इसमें कोई विकल्प क्या है, सही नहीं है। ठीक है ना, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसमें कोई भी विकल्प आपका क्या है, सही नहीं था। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर एक बार देखिएगा, मैं भी इसको देखूंगा और आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो शिल्पियों के श्रेणी इसमें मारा जा सकता है, लेकिन बहुत से विद्वान हैं उसमें क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसलिए अभी आप ऑप्शन डी रखिए, बाद में हम लोग इसको देख लेंगे। जौनपुर नगर निम्नलिखित या निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। लगातार बोलने से थोड़ा सा हो जा रहा है, तो आपको पता ही है, मैंने बताया था जौनपुर नगर किससे संबंधित? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। ठीक है ना। और एक प्रश्न और भी बन सकता है कि जौनपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों वो बसा है आपका गोमती नदी के किनारे। ठीक है ना। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आगरा, दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका जौनपुर। ठीक है ना। एक थे इब्राहिम शाह सरकी, जौनपुर में सरकी वंश का सबसे महान क्या था? शासक था, और वो विद्या और कला का क्या था? बहुत ज़्यादा प्रेमी था। ठीक है ना। उसने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि क्या कर ली थी? धारण की थी। और जौनपुर में सांस्कृतिक ख्याति चारों ओर इसके बारे में क्या होती, फैल गई थी, जिस कारण इसने क्या होगा, इसे भारत का सिराज नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था वो थे आपके हुसैन शाह। ठीक है ना, पता ही है आपको। जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई था उनका एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के याद में क्या किया था, करवाया था। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जौना खान। ठीक है ना। इसके बाद ये चलती जाती है चीज़ें, और बाद में क्या होता है कि बहलोल लोदी ने क्या किया था, इसके जो अंतिम शासक थे हुसैन शाह सरकी, ठीक है ना, उनको क्या किया, पराजित कर दिया, और जौनपुर को फिर से दिल्ली का क्या कर लेता है, अंग बना लेता है। ठीक है ना। तो अंतिम जो शासक था वो था आपके हुसैन शाह। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2017 में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, शमशुद्दीन शाह, सिकंदर बुत शिकरन, फिर हैदर शाह और जुनैल आबेदीन। तो चलिए देखते हैं, ये हम लोग पढ़े भी हैं, तो ये होगा आपका जुनैल आबेदीन। ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है। चलिए देखते हैं। अब बुर्ज, बौद्ध पगोड़ाओं से समानता, फारसी शैली। तो दोस्तों
अब पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर बुत शिकन द्वारा श्रीनगर में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और उसका टाइम पीरियड था 1400 ईस्वी के आसपास का। ठीक है, 1400 ईस्वी के आसपास करवाया गया था और इसके बाद जैन उल आबेदीन द्वारा क्या किया था, इसका विस्तार किया गया था, उसको फिर एक्सटेंड किया गया था। और मस्जिद जो बनाई गई थी उसमें विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध मान्यताओं की जो पेगोड़ाओं जो हैं वहाँ पे उससे संबंधित जितनी भी समानता था सबको मिला जुला करके क्या किया था, इनका निर्माण कराया गया था। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ठीक है, तो राणा कुंभा आप पढ़े ही हैं, कीर्ति स्तंभ याद रहेगा ना, तो वो थे आपके मुनि जीन विजय सूरी। ठीक है ना, ये उनके दरबार में नहीं थे, बाकी जितने लोग थे वो सब उनके दरबार में थे। अगला है आपका राज्य और वर्तमान क्षेत्र, तो चलिए विराम करते हैं। चंपक और चंपक चंपक तथा कुलूत का संबंध जो है ना, ये तो दोनों जहां तक है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और जबकि ये मालाबार बता रहा है, मध्य भारत बता रहा है, ये तो दोनों ही गलत हो गया। ठीक है ना, और इसके बाद है दुर्गर। दुर्गर क्या है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, हाँ ये विकल्प सही है। तो इस आधार पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, चंपक, दुर्गर और कलूत, ये अगर ये पूछे कि किससे संबंधित है तो ये राजपूती क्षेत्र थे। ठीक है ना, राजपूती क्षेत्र थे और तीनों राजाओं का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप इनका क्या किया था, उत्पन्न हुए थे ये सब। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो थे अलाउद्दीन हसन ने क्या की थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अब चलिए देख लेते हैं कि कब की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जहाँ तक थी वो 1336 में की थी, और इसका जो संस्थापक था वो था आपका अलाउद्दीन हसन। ठीक है ना, देख लीजिए वो सेम क्वेश्चन है और इसका विकल्प भी क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन होगा। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, वही डेट सेम आ रहा है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो उनकी राज बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद या इनमें से कोई नहीं, तो होगा आपका गुलबर्गा। दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ठीक है ना, तो दक्षिण भारत का पूछ रहा है। मलिक अंबर, गंग हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह, तो वो थे आपके हसन गंगू जो थे उन्होंने दक्षिण भारत में क्या किया था, स्थापित किया था। और बहमनी साम्राज्य जो स्थापित हुआ था, अभी हम लोग डेट पढ़ ही रहे थे 1300, तो ये 14वीं सदी में क्या किया था, स्थापित हुआ था। अब इनका मिलान करते हैं, मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ, चलिए मिलान करते हैं। आदिल शाही जो थे बीजापुर थे, और कुतुब शाही गोलकुंडा ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, निज़ाम शाही अहमदनगर, और शर्की शाही जौनपुर। ठीक है ना, शर्की शाही वहाँ पे जौनपुर से संबंधित है। तो इस आधार पे आपका डी विकल्प क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उनकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह, जैन उल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह, महमूद दुती। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है ना, ये बीजापुर के एक शासक थे, अब हम लोग के बारे में पढ़े ही थे, इब्राहिम आदिल शाह दुती। एक महान विद्या के क्या थे, वो संरक्षक थे, और प्रजा उनके बहुत ज़्यादा क्या करती थी, आदर करती थी। उसी दृष्टि से इनको क्या कहा जाता था, जगत गुरु की उन्होंने क्या थी, उपाधि दी थी। और कहा यह भी जाता है कि गरीबों की सहायता करने के कारण इन्हें अल अबला बाबा अबला बाबा भी कहा जाता था, या एक और नाम था निर्धनों का मित्र।
ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट याद करिएगा। अवला बाबा और निर्धनों का मित्र किसे कहा जाता था? आपका इब्राहिम आदिल शाही को। कहाँ के शासक थे? बीजापुर के शासक थे। अहमद नगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो चलिए देखते हैं। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। ठीक है, यही सबसे परफेक्ट विकल्प होगा। अगला है वह युग्म जो सही सुमलित नहीं है, इंगित कीजिए। बाज बहादुर, कुतुब शाह, सुल्तान मुजफ्फर शाह, यूसुफ आदिल शाह। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें नहीं है। तो बाज बहादुर सही है, कुतुब शाह ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सुल्तान मुजफ्फर शाह ये भी सही है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर ये जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कहाँ के थे? वीजापुर, ठीक है ना, वीजापुर के शासक थे, ये अहमदनगर के शासक नहीं थे। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर, बैंगलोर। तो उनको कहा जाता है हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमलित है? काकतीय, होयसल, यादव, पांडे। चलिए देखते हैं इसमें सही कौन सा है। तो दोस्तों काकतीय, तो इसमें एक सही है, होयसल द्वार समुद्र। बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, एकदम परफेक्ट विकल्प होगा। चलिए अब देख लेते हैं। काकतीय वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी वारंगल, ठीक है ना, वारंगल थी। और यादव वंश की जो राजधानी थी वो आपकी थी देवगिरी। देख रहे हैं, उल्टा उल्टा दोनों को घुमा दिया है। और पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो थी कोरकई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो होयसल वंश का जो था द्वार समुद्रम, केवल यही विकल्प सही है, बाकी विकल्प तीनों गलत है। लेकिन उसके सही विकल्प आपको पता होना चाहिए। जो काकती है वो वारंगल, यादव जो है देवगिरी, और पांड्य जो है वो कोरकई, ठीक है। अगला है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ये तो बहुत ही सरल है, होयसल वंश की राजधानी थी, ठीक है। अगला आपका राजवंश और उनकी राजधानी फिर से मधुरा मिलाने को आ रहा है, तो आपको यहाँ पर चलिए अब इसका मिलान करते हैं हम लोग। तो पल्लव, वारंगल, पांड्य, कांची, यादव, मथुरा, काकती, देवगिरी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ के आए हैं। पल्लव का क्या हो जाएगा आपका? कांची। और पांड्य का हो जाएगा मथुरा। और यादव का हो जाएगा आपका देवगिरी। और काकती का हो जाएगा वारंगल, ठीक है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हम्पी और हॉटस्पॉट में, हेलीबिड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलोर में, सिंगेरी और धारवाड़ में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हेलीबिड और बेलूर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है? तो श्रृंगेरी, बेलूर, हेलीबिड और सोमनाथपुर। तो उसका सही नाम है आपका हेलीबिड, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देखते हैं में से किस स्मारक में यह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? पहला है शेर शाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, और गोल गुंबद बीजापुर, ठीक है ना। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। बाकी सारे सही हैं, लेकिन पूछ रहा है कि किस स्मारक में यह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो वो है गोल गुंबद बीजापुर। अगला देखते हैं मैच द फॉलोइंग वाला। तो दोहरा गुंबद जो है वो सिकंदर लोधी से संबंधित है। अष्टभुजी मकबरा वो शेर शाह से संबंधित है। सत्य मेहराबी मकबरा ये आपका बलबन से संबंधित है। गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। तो इस आधार पर इसका विकल्प बी क्या होगा?
सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन क्या था, कई बार 2 बार पूछ लिया है इन्होंने, जबकि यह एक जो थी बहुत ही लोकप्रिय इमारत थी और उसका जो निर्माण कराया था सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। ठीक है ना, शासन काल में कराया गया था, लेकिन उनका नाम तो यहाँ पे कहीं है नहीं, इसलिए यह प्रश्न क्या हो जाता है, एक तरह से गलत हो जाता है। लेकिन ये प्रश्न तो सही है, तो आपको सही उत्तर पता होना चाहिए कि सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या किया गया था, इसका निर्माण कराया गया था। गुजरी महल किसने बनवाया था? ठीक है, सूरज सेन, मानसेन, तेजकरण, अकबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका मान सिंह ने करवाया था। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौंड, तीन दरवाजा अहमदाबाद। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है अदीना मस्जिद जो है वह आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, ये अदीना मस्जिद जो है वो आपका बंगाल में स्थित है। ठीक है, बाकी तीनों आपका क्या है, सही विकल्प हैं, केवल ए जो है वो आपका गलत है। और अब हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय सैनिक नियंत्रक और नौधाध्य व्यापारी। तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा आपका क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक जो थे वो पॉलीगार। ये क्या थे, एक सामंत थे और उनको सामंतवाद को लोगों को ये क्या की जाती थी, उपाधि दी जाती थी। ठीक है ना, तो आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले जब हम लोग सेशन में आएंगे तो हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन सेशन बहुत बड़ा हो गया, आपको लगेगा कि बहुत ढेर सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आप इसको 1.5x पर करके सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें स्थापित हैं। ठीक है, और कोई कमी हो तो ज़रूर आप बताएंगे। सेशन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको अपना पॉजिटिव या निगेटिव बातें हैं वो आप कह सकते हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में, और उसके माध्यम से हम दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।